टुडे आवर टॉपिक इज एनर्जी लेवल इन वन डायमेंशन। क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो एक ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है दे डज नॉट कैरी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इवन उसमें कुछ को हम वेलेंस या फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जिनका बहुत ही लूजली बॉन्ड होता है न्यूक्लियस के साथ और बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उनको उस एटम से बाहर निकालने के लिए। इसी चीज़ को जो है वो सपोर्ट किया बाद में आने वाले बोहर के मॉडल ने। बोहर मॉडल में हमें ये जस्टिफिकेशन मिली कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स पाथ पे जो है वो रिवॉल्व करते हैं। दीज आर बेसिकली इमेजिनरी लाइन जो कि वो फॉलो करते हैं और हर एक लेवल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। इसी रिस्पेक्ट से जो आज हमारा टॉपिक है वो हमने यही देखना है कि किस तरह से पता चलता है, किस तरह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, उसकी एनर्जी कैसे निकाली और कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसी भी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी, उसका एक्सप्रेशन भी हम फाइंड आउट करेंगे। इस चीज़ को एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ा ही फेमस जो हमारे पास एक मेथड है वो है पार्टिकल इन अ बॉक्स। ये वन डायमेंशन में भी हम इसकी मोशन को स्टडी कर सकते हैं और थ्री डायमेंशन में भी। तो आज हमारा सिंपल केस है दैट इज़ वन डायमेंशन के अलॉन्ग। इसको स्टडी करते हुए हम एनर्जी लेवल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वी कंसिडर अ पार्टिकल दैट इज़ कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस। एक हमारे पास पार्टिकल है, एटम है या इलेक्ट्रॉन आप तस्वर कर लें, वो एक बॉक्स के अंदर बंद है और वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलोंग मूव कर सकता है। इसकी बाउंड्री कंडीशन ये है कि ये एक्स ज़ीरो से लेके इसकी टोटल जो बॉक्स की लेंथ है वो एल है, इसके अंदर ही ये मूव करेगा और सिर्फ एक्स के अलोंग ये जो है वो मूव कर सकता है। अगर इसको रिलेट करें हम जो बोहर का मॉडल था तो बोहर के मॉडल के मुताबिक भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये एक बंद बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पे इसकी पोजीशन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो थी और इसने लेट्स सपोज यहाँ तक इस मूव करना है, ये x इज़ इक्वल टू एल कर लें। वैसे तो बोहर के मॉडल में हमें पता है ये के शेल होता है, ये एल शेल होता है, ये एम होता है अप टू सो ऑन। जब ये सिर्फ और सिर्फ एक्स के लॉन्ग, हमने भी फ़िलहाल इसकी जो मोशन को कंसिडर करना है वो वन डायमेंशन में है। वैसे तो ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। इसमें हमने जो है इसको स्टडी करना है इसकी वन डायमेंशन मोशन को। तो लेट्स सपोज ये पार्टिकल जो है यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ रहा है, इट कैन बी एनीवेयर। तो इसको जो है अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। क्योंकि हम इस पार्टिकल की, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से के साथ कंसर्न है तो हम जो श्रोडिंगर का इक्वेशन यूज़ करेंगे उसमें हम जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो हैमिल्टोनियन यूज़ करेंगे। ए स्टैंड फॉर हैमिल्टोनियन और ये इसके ऊपर ये ऑपरेटर का साइन है। ऑपरेटर का मतलब है उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है, जिस तरह हम सिंपल मैथ करते हुए एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का जो है वो उसके ऊपर कोई ना कोई अप्लाई करते हैं ऑपरेशन। इसी तरह जब हम क्वांटमली किसी चीज़ को डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे ये जो हैमिल्टोनियन है ये एनर्जी का जो है वो ऑपरेटर है। हमें यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू चाहिए इसलिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। इस पार्टिकल की जो एनर्जी का कोई भी ऑपरेटर होगा जो उसकी वैल्यू होगी वो उस पर हम हैमिल्टोनियन का फंक्शन अप्लाई करके वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज़ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन एक्स डायरेक्शन। फ़िलहाल हम सिर्फ वन डायमेंशन में ले रहे हैं इसलिए हम वाई एक्सिस और जी एक्सिस को फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, एज हैमिल्टोनियन इज़ ऑपरेटर ऑफ एनर्जी और हमें पता है एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है टोटल एनर्जी। अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है ये इसके इक्वल होती है। ये पूरी की पूरी डेरिवेशन है, फ़िलहाल आप यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू को ये याद रखेंगे। और क्योंकि हम फ़िलहाल इसकी वन डायमेंशन को ही देख रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन, तो ये वाली जो एनर्जी है उसकी ये एक्स के लॉन्ग मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी वी। इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, अगर हम इसकी पहले वैल्यू अगर पुट करें प्रीवियस इक्वेशन में तो वह पहले ऐसे बन जाएगी। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू है और पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू है। ये दोनों हैमिल्टोनियन के इक्वल हो गए। तो अगर हम इसको प्रीवियस इक्वेशन में इस इक्वेशन में अगर हम इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करें हमारे पास एनर्जी की वैल्यू ये आ जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इस तरह से बन जाएगी।
अगर हम ये एनर्जी वाला फैक्टर भी यहाँ पे लें तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से अगर हम फाई को यहाँ से साई को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से, सो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। ओके, सो अगर हम ये साइन को चेंज करते हैं, इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा, इसके साथ भी साइन जो चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ से ये साई के डेरिवेटिव को देखने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे। सो इससे हमारे पास जो साई की वैल्यू है उसका जो चेंज आ रहा है, साई जो है वो फंक्शन है उसकी पोजीशन का जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है उस पार्टिकल की कि वो कहाँ कहाँ मूव करे तो उसकी क्या क्या एनर्जी होगी। सो वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा तो उसकी क्या एनर्जी होगी। तो हम ये देखना चाह रहे हैं, जो कि ये साई हमें पोजीशन बताएगा और ये एनर्जी जो है वो उसकी ई से हमें उसकी एनर्जी पता चलेगी। तो हम इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास ये वाला फैक्टर यहाँ पे अकेला आ जाए। सो दिस इज़ दी बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जो कि पोजीशन और एनर्जी को आपस में रिलेट कर रहा है। तो अब इस इक्वेशन को हम इस पर्टिकुलर केस के लिए यूज़ करके इसकी वैल्यू एनर्जी की निकाल सकेंगे। ओके, सो इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग दैट हमारा जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो एक फिक्स पाथ के अंदर है जिसको हमने बॉक्स बोला हुआ है। जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर वो एक शेल में है तो वो वहीं पे बंधा हुआ है, उधर से बाहर नहीं निकल रहा। तो उस पर्टिकुलर शेल में, उस पर्टिकुलर पाथ के अंदर, उस बॉक्स के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है। सो उसमें उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट एक पाथ के अंदर, एक शेल के अंदर नहीं लगा रहा। तो वहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है हम इसको कंसिडर कर सकते हैं V इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी सबकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, तो सबकी पोजीशन तकरीबन सेम है। सो वो इफ़ेक्ट एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होंगे लेकिन वो बड़ा माइनर सा होगा, सो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो एक बॉक्स के अंदर, इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड अ पर्टिकुलर शेल, किसी इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है हम उसको ज़ीरो ले सकते हैं। सो इस इक्वेशन में जब यहाँ पे हम इसको ज़ीरो लगाएंगे, सो इस केस के लिए जब हम v की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन जाएगी। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो जो एनर्जी के साथ ये सारे का सारा फैक्टर है ये कांस्टेंट्स वैल्यू हैं, बल्कि जो एनर्जी वाला फैक्टर भी है ये भी, जो क्योंकि एक पर्टिकुलर शेल के अंदर एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जो ई की वैल्यू भी होगी वो भी क्या है, कांस्टेंट होगी। ये हमें लास्ट लेक्चर से हमें पता है और बोहर मॉडल भी हमें ये बताता है। तो ये सारे का सारा जो फैक्टर है ये सारे का सारा होगा कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट पुट कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास बन जाएगी। सारे कांस्टेंट की जगह अगर हम के स्क्वायर पुट करते हैं तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी साई की टर्म में, जिस तरह से हमारे पास एक्स की टर्म में बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर हम एक्स के लिहाज से उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास ये साई फंक्शन बेसिकली वेव फंक्शन है, जो कि एक्स के अलॉन्ग किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है उसको बताता है। ये हमें बताएगा कि एक्स के अलॉन्ग किसी खास पोजीशन पे कि इलेक्ट्रॉन किसी खास पोजीशन पे कब होगा, ये हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देगा। तो यहाँ पे हमने जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू साई फंक्शन। तो साई फंक्शन के लिए हम जो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यूज़ करते हैं साइन का या कॉस का भी, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है वो यूज़ करते हैं और ये बहुत एक फेमस इक्वेशन जो है इसको हम यूज़ कर रहे हैं। फाई वेव फंक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx। यहाँ पे जो a और b हैं दे आर बेसिकली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। हम इस इक्वेशन पे बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। बाउंड्री कंडीशन मतलब उसकी स्टार्ट की हद और फाइनल पॉइंट की हद जो है। स्टार्ट हम कर रहे हैं जब x इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं उसके। तो पहली कंडीशन हमारी होगी x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टार्ट की बाउंड्री में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं होगा, इसी तरह लास्ट वाली बाउंड्री में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, इन दोनों के दरमियान में कहीं होगा। ये वाली बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे ये स्टार्टिंग बाउंड्री है जहाँ पे हम x इज़ इक्वल टू ज़ीरो ले रहे हैं,
और ये फाइनल बाउंड्री है जहाँ पे x इज़ इक्वल टू एल ले रहे हैं। ये पहली कंडीशन होगी, ये दूसरी होगी। सो इन दोनों बाउंड्रीज़ पे हमारे पास पार्टिकल मौजूद नहीं है, इसके दरमियान में कहीं मौजूद होगा। ये क्यों है ऐसे? क्योंकि वैसे तो हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमारे पास जो स्टडी है उसने हमें ये बताया था कि हर टाइम जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो अपने शेल से ऊपर वाले शेल में या उससे नीचे वाले शेल में मूव कर रहे होते हैं। लास्ट वाले टॉपिक में भी हमने इसको देखा था कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो तकरीबन नियर अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक सेकंड में तो मोर देन 1 लाख जो है वो मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये मूव कर रहे होते हैं। तो ये बहुत कम टाइम यहाँ पे रेस्ट की हालत में होते हैं, अदरवाइज़ ये आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। कभी ये एनर्जी गेन करके हायर शेल में जा रहा होता है, कभी एनर्जी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लूज़ करके लोअर शेल में आ रहा होता है। तो बेसिकली हमने वही एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर इसको फर्स्ट शेल से सेकंड में जाना है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये अब्जॉर्ब करनी है इसको, और अगर ये सेकंड से लोअर शेल में आएगा तो ये कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। तो हर टाइम ये इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों शेल के कहीं दरमियान में मौजूद होगा। तो बेसिकली हमने उसी की प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड करनी है कि वो कहाँ पे मौजूद हो सकता है इस दोनों के पाथ के दरमियान में। तो इसलिए हमने ये बाउंड्री कंडीशन माना है कि यहाँ पे और यहाँ पे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, हर टाइम जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी पाथ में रहेगा। तो इसलिए हमने इसको भी अज्यूम करेंगे x इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 0। सो हमारे पास इस पॉइंट पे जो हमारे पास साई होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और ये जब वैल्यू पुट करेंगे, सो जब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो जैसे कि बाउंड्री कंडीशन में जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का वो तो ज़ीरो होगा, क्योंकि उसके चांस नहीं है वहाँ पे मौजूद होने के। सो यहाँ पे भी x की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी x की जगह 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a साइन 0 और b कॉस 0। सो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो साइन 0 है वो 0 होता है, जबकि कॉस 0 जो है वो 1 होता है। सो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो a वाले कांस्टेंट तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, जबकि b वाला जो हमारे पास कांस्टेंट है वो a की कोई वैल्यू नहीं आएगी, जबकि b जो है उसकी हमारे पास 0 वैल्यू आएगी। सो इस वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी क्योंकि ये 1 डायमेंशन है तो इसमें एक कांस्टेंट ही आएगा, दूसरा 0 होगा। सो इसको हमने ये लिख भी दिया। सो अब अगर हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज़ करें जो कि x इज़ इक्वल टू एल है, यहाँ पे भी उसके होने की चांसेस ज़ीरो हैं, इसलिए फाइव भी यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। a साइन के x की जगह l आ जाएगा, और क्योंकि b वाली टर्म हमने यहाँ पे देखा 0 है तो ये सारे का सारा पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0 a साइन के l। सो ये आ जाएगा साइन के l जो है वो 0 के इक्वल होगा, और जब साइन यहाँ पे आके इन्वर्स होगा तो हमारे पास जो के एल की वैल्यू है वो आ जाएगी। साइन कहाँ कहाँ पे ज़ीरो होता है? साइन हमारे पास पाई पे ज़ीरो होता है, 2 पाई पे ज़ीरो होता है, 3 पाई पे ज़ीरो होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं के एल इज़ इक्वल टू एन पाई, जबकि हमारे पास जो एन है ये हो सकता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। पाई मीन 180, साइन 180 भी ज़ीरो होता है, साइन 360 भी ज़ीरो होता है। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो ही होगी हमारे पास। सो यहाँ से हमारे पास जो के की वैल्यू है इस इक्वेशन से वो आ जाएगी के इज़ इक्वल टू एन पाई ओवर एल। सो ये के बेसिकली आपने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा है कि के बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वेव इक्वेशन, वेव वेक्टर को। ये जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो पार्टिकल की पोजीशन है वो कहाँ से कहाँ है, ये उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज़ हो सकता है। सो ये के की वैल्यू अगर हम इसका स्केयर लें तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, और एक के स्केयर हमने शुरू में जो सारे के सारे कांस्टेंट अलग किए थे वो इसके इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों के को अगर हम कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग, तो हमारे पास
सो अगर यहाँ पे देखें तो ये सारे के सारे कांस्टेंट आ चुके हैं और यहाँ से हम फिर एनर्जी की वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। सारे के सारे कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाएं, एनर्जी वाले फैक्टर को इधर ही रहने दें। सो ये हमारे पाई यहाँ से पाई से कैंसिल हो जाएगा। ये ए स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए स्केयर यहाँ पे प्लॉन्क कांस्टेंट है, एल स्केयर, और ये 8m इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी एनर्जी के लिए। यहाँ पे n जो है ये प्रिंसिपल हमारे पास क्वांटम नंबर है, n इज़ इक्वल टू 1 2, ये शेल्स के नंबर हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड, किसी के लिए भी निकालनी हो तो इसकी वैल्यू पुट करें। h हमारे पास प्लॉन्क कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी होगी। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और l वो पाथ लेंथ होगी जो कि हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू लगा के हम किसी भी शेल के अंदर जो एनर्जी है उसकी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। So, energy of a particle in one dimension is quantized and can be given by upper formula। इस फार्मूले से हम किसी भी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें n इज़ इक्वल टू 1 पुट करें तो हमारे पास फर्स्ट शेल में मौजूद जो एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो ये होगी, और इसको ज़ीरो एनर्जी पोटेंशियल भी बोलते हैं। और अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 हो, सेकंड शेल के लिए निकालना हो, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे और एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 2 स्केयर a स्केयर ओवर 8m l स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा 4a स्केयर ओवर 8m l स्केयर। इसी तरह जब n की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास यहाँ पे 3 का स्केयर होगा तो वो आ जाएगा 9a स्केयर ओवर 8m l स्केयर। इसी तरह किसी ए की वैल्यू निकाल के बाकियों की भी वैल्यू हम जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह 4 शेल में यहाँ पे 3 की जगह 4 आ जाएगा, तो 4 का जो हमारे पास स्केयर होगा वो 16 होगा। इसी तरह 5 के लिए 25 होता जाएगा, तो ये फैक्टर इंक्रीज होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, हमने किसी भी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी वो तो फाइंड आउट कर ली है, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लेन करना, जिस पे हम बात करते हैं। वो ये है कि हमने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादातर तो इन शेल में रहता ही नहीं, बल्कि इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है वहाँ पे रहता है। इस दो शेल के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। सो इसके दरमियान जो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन की किसी भी टाइम पे जो हमारे पास पोजीशन होगी उसको एक्सप्लेन करना, ऑर्बिटल की डेंसिटी को एक्सप्लेन करना कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट टाइम में उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम है, इसकी सारी के सारी को बोलते हैं ऑर्बिटल डेंसिटी। कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के इन दोनों शेल के दरमियान में, एक चीज़ तो क्लियर है कि शेल से ज़्यादा टाइम वो इन शेल के दरमियान में जो पॉइंट है वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर गुजारता है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है जिसको ऑर्बिटल डेंसिटी है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, जो हमने वेव फंक्शन यूज़ किया साई वाला। सो साई फंक्शन को यूज़ करके हम इसकी जो ऑर्बिटल डेंसिटी है उसको भी फाइंड आउट करेंगे। एनर्जी हम फाइंड आउट कर चुके हैं हर शेल में कितनी होगी, अब हम ऑर्बिटल डेंसिटी या उसकी पोजीशन जो है कैसे फाइंड आउट की जा सकती है उसके भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सो किसी भी दो पॉइंट के दरमियान अगर हमने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना हो तो वो इस फार्मूले से हमें देता है साई के स्केयर से। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है वो x और x प्लस डी एक्स, मतलब उससे थोड़ा सारा आगे या उससे थोड़ा सारा पीछे थोड़ा चेंज के साथ उसकी अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये वाली वैल्यू से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास, इसको यूज़ करके इंटीग्रेशन इनिशियल और फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट हम 0 ले रहे हैं और फाइनल लिमिट उसको L ले रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं इज़ इक्वल टू 1। किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे इसकी ये वाली सारी की सारी वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होने की वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। तो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं 0 से लेके L तक, इसकी टोटल लेंथ के दरमियान कहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होने के चांसेस हैं।
जहाँ पे 1 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जब 1 की इक्वल हो जाएगी 0 और L के दरमियान, बॉक्स के इनिशियल बाउंड्री और फाइनल बाउंड्री के दरमियान में जहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1 के इक्वल हो जाएगी, वहाँ पे उस टाइम पे वो हमारा जो पार्टिकल है वो मौजूद होगा। सो साई की जो वैल्यू है अभी हमने पीछे यूज़ की है, वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो अभी हमने प्रीवियस जो है वो पॉइंट्स में देखा है कि हमारे पास साई जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का, उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए साइन के एक्स, और बी वाली टर्म जो सारी की सारी ज़ीरो थी जब हम 1 डायमेंशन को डिस्कस कर रहे हैं। सो ये इसकी वैल्यू है, जबकि के की वैल्यू निकली थी n पाई ओवर एल। सो हमारे पास साई की जो वैल्यू है वो ये है। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो इस तरह से हम इसकी वैल्यू लगाएंगे और इसके बाद लिमिट्स अप्लाई करेंगे। जब ज़ीरो लिमिट होगी तो सारी की सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जब एल पुट करेंगे तो हमारे पास ये ए स्केयर जो है वो बाहर आ जाएगा और बाकी की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रह जाएगी। और इसको सिंपल सॉल्व करने के बाद स्केयर को भी हम ख़त्म करेंगे और ये जो डायरेक्ट वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 ओवर एल। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये ए स्केयर होगा, इसका स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी। ए जो है वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए साई को एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये जो ए की वैल्यू है अगर हम यहाँ पे पुट कर दें दिस वन, सो हमारे पास ये साई एक्स की भी जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी। सो दिस इज़ द डायरेक्ट इक्वेशन टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकल इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में जब भी हमने किसी भी पार्टिकल की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना हो कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो कहाँ पे मौजूद है, तो ये वाली डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें उसकी एनर्जी चाहिए तो वो जो लास्ट में हमने वैल्यू निकाली है उसको यूज़ करेंगे। अगर हमें उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए पोजीशन की, सो ये वाली इक्वेशन हम उसकी यूज़ कर सकते हैं। एन यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल जो है उसकी टोटल लेंथ है बॉक्स की, एक्स जो है उसका फंक्शन है, एक्स जो है वो शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को, और 2 जो है हमारा जो है वो कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें क्लियर की हैं वो सबसे पहले हमने देखा है एनर्जी लेवल्स को, कि एटम के अंदर एनर्जी लेवल से क्या मुराद है, और इनको बोहर मॉडल में किस तरह से एक्सप्लेन किया, और बाद में जो क्वांटम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी एटम के एक एनर्जी शेल के किसी भी एटम के किसी भी शेल की एनर्जी जो है वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कैसे हमने एक केस लेके उसमें से किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए उसकी जो शेल्स की एनर्जी है वो फाइंड आउट की है, और हमने देखा है कि हर एक शेल की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज होती है, उसका फार्मूला डिराइव किया। और लास्ट में हमने जो है वो देखा कि किस तरह से हम ऑर्बिटल डेंसिटी इन 1 डायमेंशन किसी भी पार्टिकल की फाइंड आउट कर सकते हैं। कि अगर हमने देखना हो कि 2 शेल के दरमियान किसी एक पर्टिकुलर पाथ के दरमियान किसी पार्टिकल के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या ऑर्बिटल डेंसिटी जिसे बोलते हैं, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन 1 डायमेंशन में, वो आज हमने देखा।